कौन सा टॉपिक आज करना है, सो बोलो। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, चलो देखो आता है कौन आंदोलन पढ़ने जा रहे हो? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की पूरी कड़ी को समझना, यहाँ पर पीटी ओरिएंटेड जो बनता है वो हम बताएंगे, और फिर मेंस में कैसे आंसर लिखना है इस कड़ी की भी पूरी चर्चा करेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा वहां डायरेक्ट टू डायरेक्ट ना बोलना। सवाल पैदा होता है कि असहयोग आंदोलन किन परिस्थितियों में हुई? परिस्थिति मतलब हालात। तो पहला महत्वपूर्ण चीज तो यह आता है कि 1905 में बंगाल विभाजन के बाद लंबे अरसे तक कोई आंदोलन भारत में हुआ नहीं था। 1905 के बाद 1907 में अंग्रेजों ने कांग्रेस रूपी संगठन को, या कांग्रेस रूपी संगठन दो टुकड़ों में बंट चुका था। एक धड़ा था नरम पंथ, एक धड़ा था गरम पंथ। दूसरी राजनीतिक घटना के क्रम में देखोगे तो 1909 में एक सुधार लाया गया था जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित थी। पहली बार मुस्लिम तुष्टीकरण या मुसलमानों को अपने पक्ष में करके हिंदुस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तानियों को दो टुकड़ों में बांटने का एक बेहद षड्यंत्र अंग्रेजों के द्वारा रचा गया और बहुत हद तक सफलीभूत भी रहा। 1911 में दिल्ली दरबार की घटना जानते हो, जहां से भारत की राजधानी किया गया, और पनप रही राजनीतिक चेतना की धार को कुंद करने के लिए ये कदम अंग्रेजों ने उठाया था। उसके बाद बहुत बड़ी राजनीतिक घटना घटित हुई कब? जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो। और एक बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में देख सकते हो 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन। यार गांधी एक शब्द नहीं है, गांधी एक युग है, गांधी एक दर्शन है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह करके जब आंदोलन को धार दिए जा रहे थे, भारतीयों के हितों के लिए वहां लड़ रहे थे, तो भारत की तमाम गलियों में इस बात की चर्चा थी कि जो बंदा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के हितों की पूर्ति के लिए इतना संघर्ष कर रहा हो, वो निश्चित रूप से भारत आएगा तो आजादी का पैगाम लाएगा, भारत को निश्चित रूप से आजादी दिलाएगा। और उसी गांधी का आगमन होता है 1915 में। लोगों को उम्मीद थी कि गांधी आएंगे आजादी लाएंगे, गांधी आएंगे आजादी लाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और लोगों को उम्मीद थी कि गांधी आते के साथ कोई ऐसा आंदोलन आरंभ करेंगे जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यही समय है, सही समय है जब गांधी कोई आंदोलन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ब्रिटिश हुकूमत एक साथ दो मोर्चे पर नहीं लड़ पाएगी। अगर प्रथम विश्व युद्ध में अपनी ताकत लगाता है तो भारत में उसकी हार होगी, अगर भारत में अपनी ताकत लगाता है तो प्रथम विश्व युद्ध में हार होगी। और कोई भी राष्ट्र किसी भी कीमत पर विश्व स्तरीय अपने साख को गंवाना नहीं चाहेगा। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि गांधी आंदोलन आरंभ करेंगे, आवाम की जनता तत्पर तैयार बैठी है, संघर्ष होगा और भारत को आजादी मिलेगी। लेकिन गांधी ने कहा कुछ ऐसा जो लोगों के अंदर एक ऐसा भाव को पैदा किया कि अरे यार ये गांधी कह क्या रहे हैं। मसलन उन्होंने कहा कि अभी शासक अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, अभी इसको सहयोग करो। इस गांधी से लोगों की ये उम्मीदें थी, ये अपेक्षा थी कि भारत और निश्चित रूप से आजादी के लिए गांधी संघर्ष करेंगे, लेकिन गांधी उल्टा कह रहे हैं कि भी अंग्रेजों को सहयोग करो। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि लोगों ने गांधी को सफरिंग एजेंट तक कहा। परिणाम यह हुआ कि गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने कहा कि भारत की सरजमी पर जब तक ऐसे राजनीतिक हालात सामाजिक परिस्थितियां नहीं पनपती है जहां कोई आंदोलन आरंभ करो और उसमें सफलता अर्जित करो, तब तक कोई आंदोलन नहीं करना। लेकिन इस बीच में गांधी ने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के तौर पर असहयोग की धार में पैनापन लाने की कोशिश किया, या यूं कहो कि भारतीयों की मानसिकता को जानने की कोशिश किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में चंपारण के किसान और वहां के जमींदारों के बीच एक तरह से संघर्ष चल रहा था, या यूं कहो कि विवाद था। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि गांधी ने सत्य के लिए आग्रह किया, अर्थात पहला सत्याग्रह किया, और उसका परिणाम यह देखने को मिला कि अंततः जमींदारों को, जो ब्रिटिश जमींदार थे, जो नील की खेती करने के लिए चंपारण के किसानों को मजबूर किए चले जा रहे थे, उन लोगों को बैकफुट पर आना पड़ा। गांधी का पहला सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट 100% सफल रहा। दूसरा आ जाता है अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद। मिल मालिक मजदूर विवाद की धार को समझना, मिल मालिक उद्योगपति थे और जो उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे, उन मजदूरों के हितों की पूर्ति के लिए गांधी ने संघर्ष किया और आसानी पूर्वक सफलता दिलाई। मतलब पहला जो चंपारण सत्याग्रह देखते हो जमींदार वर्सेस किसान था। दूसरा जो मूवमेंट देखते हो अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद उद्योगपति वर्सेस मजदूर था। और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह जो देखते हो, उस खेड़ा सत्याग्रह की सबसे बड़ी कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी ये थी कि एक वो ब्रिटिश हुकूमत था क्योंकि टैक्स बढ़ाया था। ध्यान रखना, इस सब मूवमेंट को हम अलग से पढ़ाएंगे। यस सर, बात समझ में आ रहा है। अभी हम लोगों का लक्ष्य 1920 के राजनीतिक हालात और परिस्थितियों को देखना कि आखिर ऐसी क्या राजनीतिक संवेदना और चेतना पैदा ले ली जिसके कारण भारत में असहयोग आंदोलन हुआ और बहुत हद तक सफल हुआ। तीसरा चीज जो आ गया वो कड़ी आया
जो तीसरा मूवमेंट हमने बोला खेड़ा सत्याग्रह, हम एक और ब्रिटिश हुकूमत है, एक और किसान है, मतलब इस तीनों आंदोलन की अगर समीक्षा करोगे तो जमींदार वर्सेस किसान है, उद्योगपति वर्सेस मजदूर है, और फिर ब्रिटिश हुकूमत वर्सेस किसान है। और गांधी ने इस चीज को बड़ी नजाकत के साथ समझा। उनको लगा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो अनन्य सत्याग्रही चाहिए, जो सिपाही चाहिए, वो हमको मिल चुका है, और वही वर्ग मजदूर तबका है, वही वर्ग किसान तबका। इसी के दम पर गांधी ने भारत को आजादी दिला के दिखाया, या यूं कहो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दबे कुचले उस तबके को सिपाही के रूप में खड़ा किया जिसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था। ध्यान रखना, छोटी बातों से परिवर्तन आता है, छोटी छोटी बातों से युग बदलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है और महावीर स्वामी है। उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी, सच बोलो बोला था, चोरी नहीं करो, लेकिन बतलाओ महावीर स्वामी भगवान कहलाए कि नहीं। महात्मा बुद्ध की भी अमूमन बातें यही थी। वो टोटल एक टॉपिक के रूप में आएगा। यहाँ समझाने का मूल कड़ी ये है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अंग्रेजों ने जिस तबके को हथियार के रूप में उभार कर सामने लाया, वो समाज का सबसे दमित और दलित दबा हुआ वर्ग था। 1916 में तुम लोगों को एक और घटना के बारे में जिक्र करने की जरूरत पड़ेगी या जानने की जरूरत पड़ेगी, वो है लखनऊ अधिवेशन। यहाँ कांग्रेस रूपी संगठन का दोनों धड़ा आपस में मिल गया। ध्यान रखना, ये सब एक टॉपिक है, चर्चा अलग से करेंगे, क्योंकि 20 पढ़ाने बोले हो, 20 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि 1918 के कड़ी के बाद 1919 में दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई। क्योंकि अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान तुम लोग शांति कायम रखोगे तो हम तुम्हारे राजनीतिक हितों की पूर्ति करेंगे। अब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। आवाम की आम जनता आस लगाए बैठी थी कि निश्चित रूप से ब्रिटिश हुकूमत हमको राजनीतिक अधिकार प्रदान करेगा, लेकिन राजनीतिक अधिकार के नाम पर जो छलावा परोसा था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली वो सुधार के नाम पर भारत में फूट डालो राज करो की नीति को जमीन पर उतारना अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य था। तीसरी बड़ी कड़ी आई जालियांवाला बाग हत्याकांड। यारा जालियांवाला बाग हत्याकांड अपने आप में एक एपिसोड है, लेकिन अभी जो समझने का मूल कड़ी है वो ये है कि जो लोग भाषण दे रहे हो, जहां महिलाएं और बच्चे भाषण सुन रहे हो, आखिर उन लोगों से ऐसी क्या खता हो गई कि ब्रिटिश हुकूमत को गोली चलाना पड़ा। चाहता तो लाठीचार्ज करा करके भीड़ को तितर बितर कर सकता था, सभा स्थली में मौजूद लोगों की गिरफ्तारियां की जा सकती थी, सभा को अवैध घोषित करके तमाम मैंने सभा स्थली को खाली कराया जा सकता था, लेकिन गोली चलाना कौन नैतिकता मतलब कौन सा कानून में लिखा है यार। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि इससे राष्ट्र के अंदर एक अजीबोगरीब संवेदना जाग उठी। ब्रिटिश हुकूमत के चाल और चरित्र उभर कर सामने आया, लोगों के मन में आक्रोश पैदा लिया। अब यही गांधी को लगता है कि यही वक्त है जब हम आवाम की आम जनता को सड़कों पर उतार सकते हैं। यही वो घटक था जिसके कारण ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गांधी ने यंग इंडिया में एक लेख लिखा और उसमें कहा कि अगर आवाम की जनता हमें 1 साल के लिए सहयोग प्रदान करती है तो मैं इस राष्ट्र को आजादी दिला दूंगा। यहीं पर ब्रिटिश हुकूमत को महात्मा गांधी ने शैतान शब्द का संबोधन किया था, वर्ड कहा था। अब आगे की कड़ी को समझना। जब गांधी ने कहा कि 1 साल के अंदर आजादी दिला दूंगा तो लोग चौंक गए कि आखिर गांधी ऐसा क्या कर देंगे जिससे इस राष्ट्र को आजादी मिल जाएगी। तो जिस प्रकार राम के बगैर रामायण अधूरा है, वैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस के बगैर अधूरा है। यहाँ पर विशेष अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में किया गया और उस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। उन्हीं की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में कराया जाता है, जहां नामी गिरामी तमाम कांग्रेसी वहां पहुंचते हैं। ध्यान रखना, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी वर्ड अंग्रेजी है। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले तमाम लोगों का जमघट था, एक मंच था कांग्रेस। वहां लोगों ने गांधी से पूछा कि गांधी ऐसा आप क्या करोगे जिससे इस राष्ट्र को आजादी मिल जाएगी। गांधी ने कहा कि हम सहयोग की नीति को छोड़कर असहयोग की नीति को अपनाएंगे। कहा इसके लिए करना क्या है, कार्यक्रम क्या है। तो वही उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सरकारी उपाधियां मिली उन लोग सरकारी उपाधि को छोड़ दे। स्वयं गांधी ने छोड़ा, जमुनालाल बजाज ने छोड़ा, इसके पहले रविंद्रनाथ टैगोर जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण छोड़ चुके थे। वही कहा कि सरकारी उपाधि छोड़ो, सरकारी स्कूल को छोड़ो, युवा तबका कॉलेज को छोड़े, वकील तबका वकालत के पेशे को छोड़े, मेसोपोटामिया जाने वाले लोग से इनकार कर दे, अवैतनिक जो लोग कर्मचारी हैं वो लोग अवैतनिक काम करने से इनकार कर दें। मतलब हर मोर्चे पर अगर सोच इमेजिन कर लो, अगर नौकरी पेशा वाले लोग नौकरी को छोड़ दे, युवा तबका कॉलेज को छोड़ दे, बच्चे स्कूल को छोड़ दें, वकील वकालत करना छोड़ दे, तो यार व्यवस्था अपंग और अपाहिज हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर आजादी मिल जाएगी। लोगों ने विरोध किया, खासकर पुरुषोत्तम दास टंडन वगैरह जो थे उन लोगों ने विरोध किया, लेकिन उस विरोध को तत्कालिक रूप से थाम लिया गया और
यहीं पर कहा गया कि इसके पक्ष में कितने और विपक्ष में कितने वोटिंग का सहारा लिया गया, और इस वोटिंग का परिणाम यह निकला कि बड़ी मामूली अंतर से, बहुत ही मामूली अंतर से गांधी के प्रस्ताव को पारित किया जा सका। और सच कहो तो यहीं से एक युग की शुरुआत होती है जो इतिहास के पन्नों में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। क्लियर कट है यहाँ तक। और यहीं पर कार्यक्रम हो गया और यहीं पर आंदोलन की शुरुआत होती है 1920, 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन की शुरुआत होती है। 1921 में यह आंदोलन चरम रूप को छू गया। अगर यह ऑब्जेक्टिव पूछे, ध्यान रखना, यहां तक तुम लोगों के पास एक ऑब्जेक्टिव में क्या आया कि असहयोग आंदोलन के लिए विशेष अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया, जगह आंसर क्या होगा, कलकत्ता। कहाँ हुआ, कलकत्ता में। दूसरी बड़ी चीज, उसकी अध्यक्षता किन्होंने किया, लाला लाजपत राय ने किया। कार्यक्रम तो जान रहे हो, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, युवा तबका कॉलेज को नहीं जाएगा, वकील वकालत के पेशे को छोड़ेगा, जिन लोगों को जो उपाधियां दी गई उपाधियों को छोड़ देगा, मेसोपोटामिया जाने से इनकार कर देगा, अवैतनिक काम करने वाले कर्मचारी इसको छोड़ देंगे, नौकरी को छोड़ देंगे। मतलब कुल मिलाकर के सरकार को अपंग और अपाहिज हर मोर्चे पर कर देना है। ये कार्यक्रम की रूपरेखा थी। बहुत सारे युवाओं ने कॉलेज को छोड़ा। देखते देखते 1 साल की समयावधि बीत गई। युवा शब्द को पलटो, वायु बनता है, वायु के चलने की कोई दशा और दिशा नहीं होती। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि उन युवाओं ने कांग्रेस गांधी से पूछना आरंभ किया कि गांधी, आपने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर आजादी मिल जाएगी। वहां आपके आह्वान पर हम लोग सड़कों पर उतरे, आपके आह्वान पर असहयोग आंदोलन में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। कॉलेज प्रशासन में अब एडमिशन हो नहीं सकता है, ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन के दरमियान जो वाइसराय था, उस वाइसराय का नाम चेम्सफोर्ड है। यार चेम्सफोर्ड एकदम गूंगा बन चुका था, मौन था, गौन नहीं था। बात समझ में आ रहा है? समुद्र के नीचे हलचलें तेज थी, लेकिन ऊपर का आवरण एकदम स्थिर था। राख के नीचे चिंगारी छिपा था, शहद के नीचे जहर दबा था। ये ब्रिटिश हुकूमत ऐसे बिहेव कर रही थी मानो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सवाल ये पैदा होता है कि प्रशासन इतना मौन क्यों था, या प्रशासन इतना गौन क्यों था? आखिर उसने कोई कदम उठाया क्यों नहीं? क्योंकि इसमें ब्रिटिश हुकूमत के किसी भी कानून का कहीं पर दूर दूर तक कोई उल्लंघन नहीं था। यार बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, इसमें हुकूमत का कौन सा कानून टूटेगा? युवा तबका कॉलेज नहीं जाएगा तो इससे कौन सा कानून टूटेगा? वकील अपने पैसे को छोड़ेगा, नौकरी पेशा वाले लोग नौकरी को छोड़ेंगे, दी गई उपाधियां लोग लौटाएंगे। इसमें सरकार का कोई कानून का ब्रेक नहीं हो रहा है। यही कारण है कि ब्रिटिश हुकूमत चाह के भी कोई कदम उठा नहीं पा रही है। मतलब हुकूमत के पास एक लाचारी थी। जो ब्रिटिश हुकूमत ये कह के दम भरती थी कि हमारे विरुद्ध कोई जा नहीं सकता है, गांधी ने उस आवरण को तोड़ दिया। झुकती है हुकूमत, झुकाने वाला चाहिए, रणनीति बनाने वाला चाहिए। वो किया गया, ये हुआ भी। लेकिन युवाओं का कहना था कि आजादी तो मिली नहीं ना, तो अब क्या किया जाए? तभी गांधी ने कहा कि जरा ठहरो, जरा रुको, हम एक ऐसे आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उस दरमियान शांति चाहिए, अहिंसा के व्रत का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। तो युवाओं को ये कहा गया और गांधी एक नई रणनीति के तहत नई योजनाएं बनाना आरंभ करते हैं। इसी दरमियान आधुनिक उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला, चौराचौरी थाने का सीन है। सत्याग्रहियों का एक जत्था आगे की ओर बढ़ा चला जा रहा है। थाने के ठीक आगे एक शराब की दुकान है, उसके बगल में विदेशी कपड़े की दुकान है, और वो दोनों का दुकान के मालिक का बहुत बेहतरीन संबंध है थानेदार से। उसने थानेदार को कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्याग्रही मेरी दुकान के आगे धरना और प्रदर्शन करने लगे, रोको। दारोगा उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, पुलिस के द्वारा सत्याग्रहियों को रोका जाता है। प्रारंभ में बहस होता है, बहस होने के बाद झड़प होती है, झड़प होने के बाद लाठीचार्ज होता है। सत्याग्रही भूल गए कि गांधी ने किस अहिंसा के व्रत का पालन करने को कहा। यारा देखते ही देखते थाने में आग लगा दी गई। 21 सिपाहियों को और एक थानेदार को, दारोगा को जिंदा जला दिया गया। कुल मिलाकर के 5 फरवरी 1922, एग्जैक्ट डेट दिमाग में रखोगे, 5 फरवरी 1922 को चौराचौरी कांड होता है। और इस हत्याकांड या यूं कहो कि अहिंसा के व्रत का जो पालन नहीं किया गया, जब इस बात की सूचना गांधी को मिली तो गांधी ने एकाएक इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन यहीं पर इतिहास के पन्नों में गांधी विवाद की घेरे में आ खड़ा हुए। गांधी के मोतीलाल नेहरू ने कहा गांधी को कि यार आपके एक कथन का पालन अगर कश्मीर नहीं करता है तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों मिले? सुभाष चंद्र बोस ने कहा जब भारत आजादी के मुहाने पर खड़ा था उस वक्त आपको आंदोलन को रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। आज भी एक डिबेट का विषय है कि गांधी के द्वारा आंदोलन को स्थगित किया जाना ये सही या गलत। इस टॉपिक के ऊपर चर्चा हम लोग आगे करेंगे, कल के क्लास में करेंगे। अब तुम बताओ कि तुम लोग जानना क्या चाहते हो। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या निकला। असहयोग आंदोलन में इतना ही ऑब्जेक्टिव है। कार्यक्रम तो दिमाग में बैठ गया होगा।
कलकत्ता अधिवेशन बैठ गया होगा, लाला लाजपत राय बैठ गया होगा। क्या हम बोले? कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय, कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय, कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत। 5 फरवरी 1922 चौरा-चौरी कांड, 5 फरवरी 1922 22 में 22 सिपाही, 12 फरवरी 1922 को आंदोलन का स्थगन। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में 2 स्टेटमेंट पूछता है, जो स्टेटमेंट दो रहा है। मोतीलाल नेहरू का ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी, वो दिमाग में रख लेना। और सुभाष चंद्र बोस का कथन क्या कि भारत को आजादी मिलने ही वाली थी, उस वक्त आपको आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए। क्लियर है? अब बोलो कि तुम्हारा बेसिक समस्या क्या है? सर इसको अगर हम मेंस ओरिएंटेड कुछ लिखना चाहे तो देखो, एक चीज ध्यान रखना, मेंस के लिए सुंदरता श्रृंगार का मोहताज नहीं होता। तुमको 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, 150 शब्दों में एक ही क्वेश्चन को लिखने देता है। पहले तो देता था 25 शब्दों में। दिमाग ही नहीं काम करेगा कि हम शुरू करेंगे तो अंत हो जाएगा। 200 शब्दों में हम क्या लिखें? अब लिखने वाले में आता है, देखो असहयोग आंदोलन में मेन ओरिएंटेड क्या क्या बनता है? यहाँ बनता है परिस्थिति। क्या वर्ड आता है? परिस्थिति। दूसरा आता है कार्यक्रम, ठीक है, इसमें क्या कार्यक्रम था। तीसरा आता है कि किस हद तक सफल रहा, मतलब परिणाम किस हद तक सफल रहा। अब ये 3 क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी ये तीनों को मिला के एक संपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन का वर्णन करें। पहला चीज जान लेना, वर्णन में अंतर है। वर्णन में पूरी कड़ी को चुपचाप लिख दिया जाता है। विश्लेषण में, आंसर में अंतर आता है, उसमें अपना व्यू दिया जाता है। आलोचना करें, उसमें पहले मेरिट लिखा जाता है, फिर बाद में डीमेरिट लिखा जाता है। ध्यान रखना, कमीशन में सवाल का जवाब लिखना है। अगर यह क्वेश्चन दे कि चोरी करना लाभदायी है, तो तुमको सिर्फ लिखना है कि चोरी से क्या क्या लाभ है। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन का आंसर लिखना है और उसके पक्ष में तर्क देना है भाई। जैसे अभी चल रहा है कि हम दो हमारे दो बाकी को रहने दो। अगर यही दे दे कि आप ये थ्योरी गलत है, इसको प्रमाणित करने तुमको लिखना पड़ेगा कि हम दो हमारे दो के कारण आज भारत में बहुत महापुरुष नहीं पैदा ले पा रहे हैं। महात्मा गांधी अपनी चौथी पत्नी के तीसरे संतान थे। अगर हम दो हमारे दो रहता तो गांधी कहां से आते? सुभाष चंद्र बोस 14वीं अपने माता पिता की 14वीं संतान है। तुम्हारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद 11 भाई बहन है, उसमें 7वें नंबर पर वो थे। रविंद्रनाथ टैगोर 14वें पर थे। तो तुम प्रमाणित कर दे रहे हो ना कि ये थ्योरी गलत है। मेरी बात को समझना, कहने का मतलब है तुमको आंसर ही लिखना। अब हम लोग बात करेंगे परिस्थिति की। अब परिस्थिति पर तुमको ये ध्यान देखना होगा कि 200 नंबर, 250 नंबर का है, 200 नंबर का है, 150 नंबर का है, कितने नंबर का है, कितने शब्द का है। तो 150 शब्द का हो सकता है, 250 शब्द का हो सकता है। उसी पैरामीटर पर आंसर लिखोगे। मान लो 200 शब्द में दिया और तुम सटीक ढंग से विश्लेषणात्मक तुमको लिखना है, ध्यान रखना। तो आरंभ करो। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्र में राजनीतिक चेतना पनपी थी और लंबे समय तक कोई आंदोलन हुआ नहीं था, लेकिन राजनीतिक घटनाएं घटी थी। 1905 के बाद 1909 में, सीधा 9 में आओ ना, 1905 के बाद 1909 में तुम्हारा मार्ले मिंटो सुधार दे करके फुट डालो राज करो की नीति को अपनाया गया, जिसको ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी नीति के तहत इसको लाया तो था, लेकिन राष्ट्रीय संवेदना और राष्ट्रीय चेतना पनपी थी। दूसरी बड़ी चीज 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होना, 15 में महात्मा गांधी का भारत आगमन होना। लोगों की उम्मीदें हजार थी, जिसके कारण लोगों को लग रहा था गांधी आएंगे, आजादी लाएंगे, कोई ना कोई आंदोलन होगा। 1916 में कांग्रेस रूपी संगठन जो 2 टुकड़ों में बटा था, वो एक धड़े पर आ गया। देखो परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, हालात कर रहे हैं कि कैसे परिस्थिति का क्या मतलब हुआ, कोई आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ, किस हालात में हुआ, वो हालात का चित्रण है कि भैया इन घटनाओं ने लोगों को जगाया था। चौथी घटना तुम करोगे 1917 में तुम्हारा चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद, खेड़ा सत्याग्रह 18 में। और इन तीनों मूवमेंट का नेतृत्व करने वाले गांधी थे और तीनों में सफलता अर्जित कर चुके थे, इसलिए लोगों को गांधी के ऊपर भरोसा भी हो चुका था। और 1919 में विस्फोटक की स्थिति तो तब हो गई जो मांटेग्यू स्फोट जैसे छलावा करने वाला राजनीतिक अधिकार अंग्रेजों ने प्रदान किया था। लोगों को चीजें समझ में आ चुकी थी और जघन्य हत्याकांड जलियांवाला बाग में दिया जाना, जो क्रूरता का चरम रूप देखने को मिला, यही कारण था कि हुकूमत के खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश था। हलचलें तो तेज थी, मतलब चिंगारी के नीचे, राख के नीचे चिंगारी तो था, एक हवा का झोंका आता, राख को उड़ाता और चिंगारी को लहला देता। वही काम किया था 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। उसके बाद गांधी को लगा कि यही समय है, सही समय है जब हम आंदोलन को आरंभ कर सकते हैं। ये आंसर होगा। आंसर परिस्थिति क्लियर है। अब यहाँ के बाद तेरा पारा चेंज होगा और पारा चेंज होने के बाद लिखना होगा
कि निश्चित रूप से असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को अंदर से विचलित तो किया, लेकिन आवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इस आंदोलन ने राष्ट्रीयता के भाव को जगाया, कांग्रेस रूपी संगठन को लोकप्रिय बनाया, लोगों के अंदर आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। जो ब्रिटिश हुकूमत ने वर्षों से यहाँ के लोगों के जहन में एक बात डाल रखी थी कि हुकूमत को झुकाया नहीं जा सकता, इसके विरुद्ध उतरा नहीं जा सकता, गांधी ने वो कारनामा कर दिखाया। माना कि मूल लक्ष्य आजादी को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन यह भी तो सच है कि राजनीतिक चेतना पनपा करके स्वतंत्रता संग्राम के आगे के लिए इन्होंने सिपाही तो तैयार किया। और इसका सफलीभूत रूप हमको देखने को तब मिला जब 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र को आजादी मिली। महज 27 साल बाद उस लक्ष्य को भारत ने प्राप्त कर लिया, जिसका बुनियाद कभी 1905 में कभी 1920 में पड़ चुका था। आंसर पैक हो गया। अब इतना में तुमको छांटना है। कार्यक्रम क्या था तो स्पष्ट है। अब कार्यक्रम में डायरेक्ट कार्यक्रम में उतरेंगे, लेकिन यार डायरेक्ट उतरने से पहले थोड़ा सा डेकोरेशन की जरूरत होती है। उसमें क्या लिखना है कि राजनीतिक चेतना पनप चुकी थी, जालियांवाला बाग मूवमेंट ने वो आक्रोश को हवा देने का काम कर चुका था। गांधी ने यंग इंडिया में तभी लिखा था कि हम अगर आवाम की जनता सहयोग प्रदान करे तो हम 1 साल में आजादी दिला देंगे। इसके लिए विशेष अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में किया गया और वहां कार्यक्रम की रूपरेखा पर विशेष चर्चा की गई। और कार्यक्रम में बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, युवा तबका ये पूरा आ गया। आंसर हो गया, कार्यक्रम लिख दिया। अब फिर उसका अंत में लिखो कि अगर मुख्य लक्ष्य के नजरिए से देखें तो आंदोलन मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सर्वथा सफल रहा, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अनन्य सिपाही को खड़ा करने में सफल रहा, क्योंकि लोगों ने हुकूमत के चाल और चरित्र को समझा, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति आक्रोश के भाव को पैदा किया। इसका सुखद परिणति 15 अगस्त 1947 को देखने को मिलता है। मतलब शब्द तेरे होने चाहिए, किताबी लैंग्वेज नहीं, और किताब के लैंग्वेज को हुबा उतारने की कोशिश कदापि नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि किस हद तक सफल रहा, तो आंसर लिखोगे कि भारत अगर 1920 के असहयोग आंदोलन को देखा जाए तो हम पाते हैं कि मूल लक्ष्य अर्थात आजादी के लक्ष्य को पाने में हुकूमत सर्वथा सफल रही। लेकिन किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करके नहीं देखा जा सकता। ध्यान रहे, कोई आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलता। स्वतंत्रता संग्राम में पड़ाव के वर्ष आते हैं जहां जनता सुस्ताती है, नए सिरे से शक्ति को संचित करती है और फिर कोई आंदोलन करती है। लेकिन इस आंदोलन ने कांग्रेस रूपी संगठन को जन जन तक पहुंचाया, ब्रिटिश हुकूमत के चाल और चरित्र को उजागर किया, कांग्रेस रूपी संगठन को आम लोगों का संगठन बनाया। मुट्ठी भर लोगों से आरंभ किया गया संगठन आज जनव्यापी संगठन बन चुका था। राष्ट्रीय चेतना पनपने के कारण, स्वदेशियत के प्रतिभाव आने के कारण लोगों के जहन में आत्मविश्वास का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ा और बढ़ता ही चला गया। अगर इस नजरिए से इस आंदोलन को देखते हैं तो सर्वथा कह सकते हैं कि आंदोलन बहुत हद तक अपने मूल लक्ष्य से दूर लेकिन अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जो पूरे मूवमेंट को मूल लक्ष्य की ओर ही ले जाएगा। पूर्ण विराम, आंसर सम कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद एंडिंग लिखोगे। जिस प्रकार नहीं होता है कि श्रृंगार उंगार लड़की लोग कर लेते थे, लास्ट में लिपस्टिक लगाती है, वही लिपस्टिक लगाने का काम करोगे। तो इस प्रकार लास्ट में पराचंद करके लिखोगे कि इस प्रकार हम पाते हैं कि भले आंदोलन मूल लक्ष्य को प्राप्त ना कर सका हो, लेकिन भारत को आजादी के करीब और करीब और ले गया। इसी की सुखद परिणति हमको 15 अगस्त 1947 को देखने को मिलता है। ये 3 सवाल तुम लोगों के लिए रहा। ये तीनों को गलती लिखना, लेकिन लिखना जरूर। ध्यान रखना, कमीशन में मेंस का एग्जाम जो निकलता है लिखने पर निकलता है। तुम कितना जानते हो इससे कोई लेना देना नहीं है, कितनी खूबसूरती के साथ उसको उकेरते हो, लिखते हो, ये जान का चीज होता है। तो उम्मीद करें कितना कर लेगा। yes, गलती सही जैसे लिखोगे ये 3 सवाल हमको कल टेबल पर चाहिए। ठीक है। ओके, yes, डन है, ठीक है। कल फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है साहब।